गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ रुक्मणी? आज सुबह से राधा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आदित्य उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंख बंद करके लेटी हुई थी। आदित्य को अपने पास देखकर 10 वर्षीय राधा ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ राधा? तुम्हारी माँ बता रही हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर आदित्य की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आदित्य की 10 वर्षीय पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर आदित्य अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रुक्मणी, राधा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रुक्मणी, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक आदित्य गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि आदित्य के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य आदित्य की ओर देखकर बोला, क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी पुत्री राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर राधा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर आदित्य फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वो आदित्य के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। ईश्वर करें ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आदित्य अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य, गजब हो गया।
क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आदित्य अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। आदित्य मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का केशव नगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। ये सुनकर आदित्य अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया आदित्य को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले रुक्मणी। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य उसी दिन अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपनी पुत्री राधा को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य राधा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। ये सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। आदित्य, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। आदित्य और रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों उदास मन से अपनी पुत्री राधा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर रुक्मणी रोते हुए आदित्य से बोली, तो क्या हमारी पुत्री राधा कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो रुक्मणी। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री राधा सही हो जाएगी। अरे केशव नगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है।
अगले दिन आदित्य कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी बलिया के साथ आ पहुंचा और आदित्य की ओर देखकर बोला।